अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आपने हमारी इस एफटीआई की चर्चा को नियम 184 के तहत स्वीकार किया। अध्यक्ष जी, हम आग्रह कर रहे थे कि हम चर्चा करेंगे तो केवल नियम 184 के तहत करेंगे। ये आग्रह हम क्यों कर रहे थे, इसकी एक पृष्ठभूमि है जो मैं आपके माध्यम से सदन में और सदन के माध्यम से देश को बताना चाहती हूँ। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष 2011 में इसी तरह के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार ने हूबहू यही निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि खुदरा व्यापार में 51% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हम अनुमति देते हैं, और चारों तरफ से उस निर्णय का विरोध हुआ था। जब मैं कहती हूँ चारों तरफ से, तो वाकई चारों तरफ से सरकार के घटक दलों से विरोध हुआ था। उस समय तृणमूल कांग्रेस सरकार में शामिल थी, उन्होंने विरोध किया था। डीएमके सरकार में शामिल है, उन्होंने विरोध किया था। उनके दो प्रमुख समर्थक दल सपा और बसपा, उन्होंने विरोध किया था, और पूरे के पूरे विपक्ष ने तो विरोध किया ही था, और सदन की कार्यवाही बाधित हो गई थी। उस समय के तत्कालीन नेता सदन श्री प्रणब मुखर्जी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और हम लोगों की बात सुनी थी, और बात सुनने के बाद ये कहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा और आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगा और फिर उनकी प्रतिक्रिया आकर आपको बताऊंगा। 7 दिसंबर 2011 को नेता सदन ने दोबारा हमें बुलाया, सर्वदलीय बैठक हुई और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी से बात कर ली है और हमने ये फैसला किया है कि हम इस निर्णय को तब तक लंबित रखेंगे जब तक सभी स्टेक होल्डर से बातचीत नहीं हो जाती और आम सहमति नहीं बन जाती। हमने फिर उनसे एक प्रश्न किया था कि जब आप स्टेक होल्डर्स शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं? तो नेता सदन ने कहा था कि स्टेक होल्डर्स के मायने हैं राजनीतिक दल और राज्यों के मुख्यमंत्री। तो हमने उनसे प्रार्थना की कि जब आप सदन में बोलेंगे तो क्या ये व्याख्या वहां कर देंगे? उन्होंने कहा जरूर कर दूंगा। और 7 दिसंबर 2011 को नेता सदन लोकसभा में आए, उन्होंने आपसे अनुमति मांगी और कहा कि मैं एक वक्तव्य छोटा सा आपकी अनुमति से देना चाहता हूं। आपने वो अनुमति दी। अध्यक्ष जी, जो कुछ उन्होंने कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री प्रणब मुखर्जी, मैडम स्पीकर, with your permission, I would just like to make a small statement. Madam Speaker, the decision to permit 51% FDI in multi-brand retail trade is suspended till a consensus is developed through consultation amongst various stakeholders. I convened a meeting of leaders of all political parties this morning. Earlier also I had a meeting with them to discuss on how to resolve this impasse due to which Parliament was not functioning properly. I am glad that all the leaders have agreed to this formulation, but they wanted to have some clarifications. I am seeking your permission to provide that clarification, that stakeholders include the chief ministers of the state governments and political parties, because without the involvement of the state chief ministers, this can never be implemented. Therefore, the government will take a decision after a consensus is developed through the process of consultations amongst all stakeholders. With these words, most respectfully, I would like to submit that the House may transact normal business as only 10 days are left before the winter session comes to an end. Thank you, Madam Speaker. जब प्रणब दा ने ये बात कही तो मैं खड़ी हुई नेता प्रतिपक्ष के नाते और मैंने भी आपसे अनुमति मांगी और मैंने आपसे कहा, अध्यक्ष महोदया, मैं इस बारे में रिस्पॉन्ड करना चाहूँगी। और मैंने बोला, सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो निर्णय किया है उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। जन भावनाओं के आगे झुकना सरकार की हार नहीं होता, बल्कि ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। तमाम राजनीतिक दलों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के बाद और उन सभी लोगों से बात करने के बाद जिनके हित इस निर्णय से प्रभावित हो रहे थे, आम सहमति बनाने के बाद सरकार ये निर्णय करेगी, तब तक उन्होंने इस निर्णय को लंबित रखा है। मैं प्रणब दा के प्रति धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने पूरे का पूरा मसला अपने हाथ में लिया और ऑल पार्टी मीटिंग की।
प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ये निर्णय हुआ है। मैं उनके प्रति भी देश की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ कि जन भावनाओं के सामने सरकार झुकी। ये एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक जीत का कदम है। अध्यक्ष जी, इसमें जो आश्वासन सदन में दिया गया उसके दो पहलू थे, कंसेंसस और कंसल्टेशन, यानी परामर्श और आम सहमति। परामर्श करेंगे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, राजनीतिक दलों से और सभी स्टेक होल्डर्स यानी जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं उन सब से, और उसके बाद जब आम सहमति बनेगी तब इस निर्णय को लागू करेंगे। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है, आम सहमति बनाने की बात तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी नहीं किया गया। राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, हम प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दल हैं। कोई मीटिंग बुलाना तो दूर, कोई पत्राचार भी नहीं हुआ, टेलीफोन तक से कोई बात नहीं हुई। और एक दिन अचानक ये निर्णय टीवी पर हमने सुना कि सरकार ने कैबिनेट से ये फैसला कर लिया है कि वो एफडीआई 51% एफडीआई रिटेल सेक्टर में खोलने जा रही है। हम अवाक रह गए। मैंने अडवाणी जी को फोन किया, पूछा कि अडवाणी जी, आप इतने वर्षों से संसद में हैं, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि संसद में दिए गए आश्वासन का इतना घोर उल्लंघन हुआ हो? उन्होंने कहा कभी नहीं। और उन्होंने कहा कि ये तो विशेषाधिकार का सवाल बनता है सुषमा जी, अगर इस तरह का आश्वासन सदन में देकर सरकार पलटे तो प्रिविलेज बनता है। ये इन्होंने कैसे कर दिया? एक अजीब तर्क गढ़ा गया। संसदीय कार्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री ने ये कहा कि हमने तो नीति बदल दी। 2011 में हमने स्टेट्स को डिस्क्रिशन नहीं दी थी, इनेबलिंग पॉलिसी नहीं बनाई थी। अब तो हमने इनेबलिंग पॉलिसी बनाई है, स्टेट्स पर छोड़ दिया है, इसलिए परामर्श करने की कोई जरूरत नहीं थी। अध्यक्ष जी, ये उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो आज भी वाणिज्य मंत्री हैं, श्री आनंद शर्मा, उन्होंने भी 7 दिसंबर 2011 को राज्यसभा में वही आश्वासन दिया था जो प्रणव दा ने दिया था। वो बोलते हुए उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। श्री आनंद शर्मा, सर, as the honorable leader of opposition and honorable members have asked, it is very clear that this policy, the enabling policy framework, is such that the states have a discretion. Therefore, we say consultation with the stakeholders that would include chief ministers of states, and it certainly does not exclude but includes the political parties. जो बात प्रणव दा ने कही थी वो तो उन्होंने कही ही, लेकिन दोनों शब्द आपको इसमें दिख रहे हैं कि 2011 की पॉलिसी भी इनेबलिंग पॉलिसी थी, 2011 की पॉलिसी में भी स्टेट का डिस्क्रिशन था। इसलिए इस तरह का बेतुका तर्क गढ़कर अगर ये कहना चाहते हैं कि कंसल्टेशन की आवश्यकता नहीं थी, परामर्श की आवश्यकता नहीं थी, तो ये तर्क हमें स्वीकार्य नहीं है। और अगर कोई नई नीति बनाई थी, अच्छी नीति बनाई थी, तो अध्यक्ष जी और भी ज्यादा जरूरी था कि राजनीतिक दलों को बुलाते, वो नीति उनके सामने रखते, शायद आम सहमति बन जाती। लेकिन चूंकि वो आम सहमति नहीं बनी, क्योंकि परामर्श नहीं किया गया, इसीलिए हमने आपके सामने जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो ये आग्रह किया कि अब हम इस सदन के अंदर अपनी राय अभिव्यक्त करना चाहते हैं। और राय अभिव्यक्त केवल चर्चा के माध्यम से नहीं होती, राय अभिव्यक्त होती है मतदान के माध्यम से। और हमारे यहाँ नियम 184 ये प्रावधान करता है कि यहाँ चर्चा होगी और चर्चा के बाद मतदान होगा, वोटिंग होगी। और इसलिए हमने बार बार आपसे ये कहा कि आप हमें चर्चा दीजिए, 184 के तहत दीजिए, ताकि हम चर्चा भी करें और मतदान से अपनी राय भी अभिव्यक्त करें। मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ कि आपने हमारी भावना को समझा, आपने सदन की भावना को समझा और उस प्रावधान के तहत हमें चर्चा दी है जो चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान करता है। आपके प्रति पुनः बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष जी, जहां तक एफडीआई का सवाल है, इससे पहले कि मैं इस नीति के दुष्परिणामों का उल्लेख करूं, मैं सरकार के उन दावों का सच उजागर करना चाहूंगी जो एफडीआई के पक्ष में सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। पहला दावा है इनका कि ये नीति उपभोक्ताओं के हित में है। अगर वॉलमार्ट, टेस्को, केयरफॉर, मेट्रो, इन जैसे बड़े मल्टी ब्रांड रिटेलर्स यहाँ आ जाएंगे
तो लोगों को चीज़ें सस्ती मिलेंगी और अच्छी मिलेगी। ये इनका पहला तर्क है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि बेसिक सिद्धांत है ये कि अगर बाजार प्रतियोगी होता है तो उपभोक्ता के हित में होता है, अगर बाजार एकाधिकारी हो जाता है तो वो उपभोक्ता के हित में नहीं रहता। एक व्यापक और फैला हुआ बाजार उपभोक्ता को दुकान चुनने की इजाजत देता है, गुंजाइश देता है। एक सिमटा हुआ बाजार ये चयन की प्रक्रिया उससे छीन लेता है। आप जानते हैं अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान के हर बड़े महानगर में और छोटे नगर में इसी सिद्धांत पर बाजार बनाए गए हैं। मैं अपने गृहनगर की बात करती हूँ, मैं अंबाला छावनी से आती हूँ। वहां जाकर देखिए हमारे बाजारों के नाम क्या हैं। बजाजा बाजार, सर्राफा बाजार, कसेरा बाजार, हलवाई बाजार, कबाड़ी बाजार, सौदागर बाजार। नाम से पता चलता है आपको कपड़ा खरीदना है, बजाजा बाजार में जाइए, एक साथ आपको 20 दुकानें मिलेंगी। बर्तन खरीदने हैं, कसेरा बाजार में जाइए, एक साथ 50 दुकानें मिलेंगी। सोने चांदी की चीजें आपको सर्राफा बाजार में मिलेंगी। सारे प्रसाधन की सामग्री सौदागर बाजार में मिलेगी। एक जगह जाकर अगर 20 दुकानें हैं तो किसी दुकानदार में यह हिम्मत नहीं कि वो ग्राहक को लूट ले। वो चीज अच्छी भी देगा और सस्ती भी देगा, क्योंकि अगर आपको उसने सस्ती नहीं दी, आप तुरंत 5 मिनट में दूसरी दुकान में चले जाएंगे। और अगर दूसरी दुकान पर चीज अच्छी नहीं मिली, महंगी मिली, तो तीसरी पर चले जाएंगे। इसलिए उसकी व्यवस्था है कि वो चीज महंगी ना बेचे, वो चीज अच्छी बेचे, खराब न बेचे, क्योंकि ग्राहक के पास चयन की गुंजाइश है, चॉइस है। और मैं तो इससे आगे कहना चाहती हूँ कि जब हर जगह एक सी चीज, एक सी सस्ती, एक सी बढ़िया मिलती है, तो दुकानदार का अपना व्यवहार इस पर डिपेंड करता है, इस पर आश्रित करता है कि दुकान चलती है कि नहीं चलती। दुकानदार ये कहते हैं अगर मीठा बोलोगे, गर्मी में आए हुए ग्राहक को पानी का गिलास पिला दोगे, आपका कर्मचारी चीजें दिखाते हुए आघाएगा नहीं, तो आपकी दुकान चलेगी। हम और आप तो शॉपिंग करने जाते रहे, हम महिलाएं तो करती हैं शॉपिंग। कितना ज्यादा इस बात का असर पड़ता है कि अगर हर दुकान पर एक सी चीज मिल रही है तो भाई मीठा कौन बोलता है, अच्छे से कौन बात करता है, अच्छा व्यवहार कौन रखता है, उसकी दुकान पर जाओ। लेकिन जब आप इस तरह का एक अधिकारी बाजार खड़ा कर देते हैं जहां किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहती, तो वो कभी भी उपभोक्ता के हित में नहीं होता। कंपटीशन इज ऑलवेज इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, मोनोपोली इज नॉट। और केवल ये नहीं अध्यक्ष जी, अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि इस तरह के रिटेलर्स प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं। कोई इससे इंकार नहीं कर सकता। प्रीडेटरी, मैम थोड़ी सी शांति बनवा लें, बात बहुत गंभीर हो रही है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। Nothing will go in record, nothing. महोदया, ये रिटेलर्स प्रीडेटरी प्राइसिंग करते हैं, और प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है पहले दाम नीचे ले आएंगे, इतने गिरा देंगे, इतने कम कर देंगे कि बाकी बाजार समाप्त हो जाए। जब बाकी किसी को वारा ही नहीं खाएगा, कुछ पुगेगा ही नहीं, तो वो दुकान बंद ही करेगा। घाटे का सौदा कौन चलाएगा और कितने दिन चलाएगा? लेकिन जब दुकानें बंद हो जाती हैं, बाजार समाप्त हो जाता है, तो एकदम दाम बढ़ा देते हैं, और इतने दाम बढ़ा देते हैं कि उसके बाद ग्राहक के पास कोई गुंजाइश नहीं बचती, कोई चुनाव करने की चॉइस नहीं बचती कि उसको आकर के उतने ही दाम पर खरीदना पड़ता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका ये दावा कि ये रिटेलर्स जब आएंगे मल्टी ब्रांड में, तो ये उपभोक्ता के हित में काम करेंगे, उसको सस्ती और अच्छी चीज दिलवाएंगे, ये दावा सिरे से निराधार है, तथ्यों से परे है।